आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सीधे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे दर्दनाक संकटों में से एक से जुड़ा है। जरा सोचकर देखिए, क्या बंद कमरे में लिया गया एक अकेला फैसला आने वाले 20 सालों की पूरी भू राजनीतिक तस्वीर बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, और आज हम यही समझेंगे कि ये सब कैसे हुआ। शुरुआत करते हैं बिल्कुल खतरे के बीचों बीच से। तारीख थी 27 दिसंबर 1999। जगह अफगानिस्तान का कंधार। इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर अजीत डोभाल एक प्लेन से उतरते हैं, बिल्कुल अकेले, बिना किसी बैकअप या सुरक्षा के। चारों तरफ क्या है? तालिबान के खतरनाक हथियारबंद लड़ाके, टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट गन। उस खौफनाक और अनजान जमीन पर भारत का कोई दोस्त नहीं था। डोभाल का वहां बस एक ही मकसद था, उस हाईजैक हुए प्लेन में फंसी 176 जिंदगियों को किसी भी तरह सुरक्षित वापस लाना। लेकिन यहाँ तक बात पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें बस 3 दिन पीछे चलना होगा। 24 दिसंबर 1999 यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या। काठमांडू से दिल्ली के लिए इंडियन एयरलाइंस की एक बिल्कुल आम सी फ्लाइट टेक ऑफ करती है। शाम के 5:30 बज रहे थे और सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उड़ान भरने के ठीक 35 मिनट बाद कहानी पूरी तरह पलट गई। 176 ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उन मासूम पैसेंजर्स की गिनती है जो अचानक हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में फंस गए थे। चेहरे ढके हुए 5 लोग अपनी सीटों से उठते हैं। उनके हाथों में चाकू और ग्रेनेड थे। सोचिए उस वक्त केबिन का माहौल कैसा होगा। हर तरफ दहशत। इसी बीच रूपिन कटियाल नाम के एक पैसेंजर ने, जो अभी अभी अपने हनीमून से लौट रहे थे, उन हाईजैकर्स को रोकने की कोशिश की और उन्हें वहीं चाकू मार दिया गया। केबिन चीखों से गूंज उठा। उन 176 लोगों को एहसास हो गया था कि अब उनकी फ्लाइट दिल्ली नहीं जा रही है। पायलट की तरफ से मेडे कॉल आती है, लेकिन तब तक हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। इसके बाद तो जैसे ये प्लेन एक खौफनाक और अजीब से सफर पर निकल पड़ा। काठमांडू से अमृतसर, फिर लाहौर, जहां उसे फ्यूल देने से ही मना कर दिया गया, वहां से दुबई, फिर मस्कट, और आखिरकार 4 दिन बाद 27 दिसंबर को ये प्लेन अफगानिस्तान के कंधार जाकर रुका। इतने सारे बॉर्डर्स पार हुए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई। इस पूरे घटना में सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? अमृतसर। जब यह प्लेन अमृतसर में उतरा था तो पूरे 40 मिनट तक जमीन पर था। हमारे कमांडोज तैयार बैठे थे, रनवे को आसानी से ब्लॉक किया जा सकता था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, कभी कोई आदेश ही नहीं दिया गया। और सच कहें तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ है। 40 मिनट की वो अहम विंडो हमेशा के लिए बंद हो गई। वो प्लेन सचमुच हमारी नाक के नीचे से निकलकर एक दुश्मन इलाके में पहुंच गया। ये एक ऐसा मौका था जो फिसल गया और कभी वापस नहीं आया, और आगे चलकर इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब वापस 27 दिसंबर कंधार चलते हैं। 4 दिनों की इस भागदौड़ ने प्लेन के अंदर का माहौल एकदम डरावना बना दिया था। पहले दिन का जो डर था वो अब भारी थकान और एक अजीब सी खामोशी में बदल गया था। वो 176 लोग बस अपनी सीटों पर गुमसुम बैठे थे, जैसे अंदर से पूरी तरह टूट चुके हों। कोई रो भी नहीं रहा था, और ऊपर से हर कुछ घंटों में हाईजैकर्स की तरफ से प्लेन को बम से उड़ाने की धमकियां आ रही थीं। बाहर क्या चल रहा था? तालिबान अपना एक क्रूर राजनीतिक खेल खेल रहा था। उनका रुख एकदम साफ था। वे इस हाईजैकिंग को खत्म करने में भारत की कोई मदद नहीं करने वाले थे, लेकिन साथ ही वे उन हाईजैकर्स को भी रोकने के मूड में नहीं थे। उनके लिए तो ये एक सुनहरा मौका था, एक पॉलिटिकल शतरंज जिसमें हमारे नागरिक महज मोहरे बनकर रह गए थे। इस दौरान दिल्ली के क्राइसिस मैनेजमेंट रूम में क्या हो रहा था? वहां हर एक रास्ता बंद नजर आ रहा था। अगर कमांडो भेजते हैं तो तालिबान से सीधी जंग तय थी, और अगर कुछ नहीं करते तो हाईजैकर्स और खूंखार हो जाते। इन सब के बीच हमारे 75 वर्षीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कंधों पर जो बोझ था, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके सामने टेबल पर 176 परिवारों के नाम थे, और बाहर मीडिया और रोते बिलखते परिवार। प्रशासन के सामने एक ऐसी दुविधा थी जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। एक तरफ था राष्ट्र का सम्मान और ये कड़ा संदेश कि भारत कभी ब्लैकमेल नहीं होगा, और दूसरी तरफ थी 176 बेगुनाह जाने। पूरी ताकत होने के बावजूद जब कोई सीधा रास्ता ना दिखे तो ये किसी भी देश के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी बेबसी होती है। इसी बीच कंधार के उस छोटे से कमरे में शुरू होता है बातचीत का, यानी नेगोशिएशन का सबसे खतरनाक माइंड गेम। अजीत डोभाल एक वायरलेस सेट के जरिए हाईजैकर से बात कर रहे थे। सोचिए, बाहर तालिबान के लड़ाके खड़े हैं, डोभाल के पास कोई बैकअप नहीं है, और वहां से भागने का कोई सुरक्षित रास्ता भी नहीं है। हाईजैकर्स ने जो पहली मांग रखी वो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उन्होंने मांगे $200 मिलियन, यानी करीब 20 करोड़ डॉलर कैश, और साथ ही भारत की जेलों में बंद 36 खूंखार आतंकियों की रिहाई। अब दोनों तरफ की रणनीतियों को देखते हैं। डोभाल की रणनीति बहुत साफ थी,
शांत रहो और हर एक मांग पर घंटों बहस करके समय को खींचो। इससे हाईजैकर्स थकेंगे और अपनी मांगें कम करेंगे। लेकिन हाईजैकर्स के पास भी एक बहुत बड़ा तुरूप का इक्का था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उन्हें लगातार भारतीय मीडिया की लाइव कवरेज की अपडेट दे रही थी। हाईजैकर्स को पल पल की खबर थी कि दिल्ली की सड़कों पर परिवार प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत सरकार पर भारी दबाव है। पूरे 7 दिनों तक ये दिमागी खेल चला और आखिरकार डोभाल की रणनीति काम आई। उन्होंने $200 मिलियन की मांग को पूरी तरह खत्म करवा दिया। 36 आतंकियों की लिस्ट घटकर 20 पर आए, फिर 10 पर और अंत में बात सिर्फ 3 नामों पर आकर टिक गई, मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर। लेकिन यहाँ एक पेंच था। हाईजैकर्स मसूद अजहर की रिहाई पर अड़ गए थे। इस नाम पर वो कोई भी समझौता करने को तैयार ही नहीं थे। और फिर आ गई वो खौफनाक डेडलाइन। हाईजैकर्स ने चेतावनी दे दी थी कि अगर 31 दिसंबर तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे एक एक करके पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। पूरे देश की सांसें अटकी हुई थीं। रूपिन कट्याल की नई नवेली पत्नी हर ब्रेकिंग न्यूज़ देख के कांप उठती थीं। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सिर्फ एक परिवार का नहीं, 176 परिवारों के टूटने का डर था। 31 दिसंबर को दिल्ली में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। उस कमरे में बैठा हर शख्स जानता था कि ये तीनों आतंकी कितने खतरनाक हैं। इन्हें छोड़ना आगे चलकर एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। लेकिन उस प्लेन में फंसे लोगों की जान भी तो दांव पर थी। एक लंबी भारी चुप्पी के बाद कैबिनेट रूम में ये शब्द गूंजे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, और उन तीनों आतंकियों को रिहा करने का कड़वा फैसला ले लिया गया। 1 जनवरी 2000, नया साल। 176 पैसेंजर्स आखिरकार आज़ाद हो गए। वे बुरी तरह थके हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। हालांकि उसी दिन कंधार की जमीन पर जिस आतंकी ने कदम रखा उसका नाम था मसूद अजहर। वही मसूद अजहर जिसे भारत ने 1994 में पकड़ा था। ये आज़ादी अपने साथ एक ऐसी भारी कीमत लेकर आई थी जिसका अंदाज़ा उस वक्त किसी को भी नहीं था। उस एक फैसले ने तबाही की एक ऐसी चेन शुरू की जिसका असर अगले 20 सालों तक देखा गया। मसूद अजहर ने रिहा होने के महज 2 महीने के भीतर ही जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक नया आतंकी संगठन खड़ा कर दिया। और फिर शुरू हुआ हमलों का खौफनाक सिलसिला। 2001 में हमारी संसद पर हमला, 2016 में उरी का हमला और 2019 में पुलवामा में CRPF जवानों की बस पर वो आत्मघाती हमला। इन सब के तार उसी एक नाम और उसी एक रिहाई से जुड़े थे। ये आंकड़ा बहुत कुछ बयां करता है। उरी हमले में शहीद हुए हमारे 19 जवान और पुलवामा में शहीद हुए 40 जवान। ये उस एक रात और उस एक फैसले की सबसे दर्दनाक कीमत थी जो पूरे देश को अगले 20 सालों तक चुकानी पड़ी। आज भी जब हम अजीत डोभाल के शब्द सुनते हैं तो वो राष्ट्रीय पीड़ा साफ छलकती है। उन्होंने कहा था, हम वो नहीं कर पाए जो एक शक्तिशाली राष्ट्र को करना चाहिए था, प्लेन को देश से बाहर न जाने देना। एक नागरिक के रूप में मुझे इसका मलाल जरूर है। जब 1 जनवरी को डोभाल प्लेन में घुसे और उन्होंने पैसेंजर्स से जय हिंद कहने को कहा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। वो खामोशी सिर्फ डर की नहीं थी, वो उस बेबसी की खामोशी थी कि एक ताकतवर देश अमृतसर में उस प्लेन को रोक क्यों नहीं पाया। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर वो प्लेन अमृतसर में ही रुक जाता तो क्या होता? मसूद अजहर शायद कभी आज़ाद नहीं होता, पुलवामा का वो हमला शायद कभी नहीं होता और हमारे वो 40 जवान सुरक्षित अपने घर लौटाते। एक चुका हुआ आदेश, एक रात और एक मजबूरी भरा फैसला पूरे इतिहास को पलट कर रख सकता है। आज भी न जाने कितने ही फैसले ऐसे ही बंद कमरों में लिए जाते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उन फैसलों की असली कीमत आखिरकार चुकाता कौन है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और अहम विषय के साथ लौटेंगे।